हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ये 90 डेज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। 90 डेज में सीएसएस की कंप्लीट तैयारी करेंगे। आप सिलेबस को देखना, सिलेबस आपके सामने हो और ये लेक्चर डेली आता रहेगा 5 बजे। और इस लेक्चर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंग्लिश होगा, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर होगा, उसके बाद इस्लामिक स्टडी होगी, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद करंट अफेयर। ये 5 सब्जेक्ट एक ही वीडियो में होंगे, तो डेली ये वीडियो अपलोड होगा। जस्ट आपके पास रजिस्टर हो, वीडियो देखते जाएं और नोट करते जाएं। आज से ये 90 डेज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो जुड़ जाइए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो कमेंट में जरूर सेंड करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इंग्लिश का सिलेबस देखो, उसमें सबसे पहले टेंस आता है। तो सबसे पहले सीएसएस की इंग्लिश में हमको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश ग्रामर, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये सीएसएस का चैनल है, बच्चों का चैनल नहीं है, इसके लिए ओवरव्यू दूंगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो बेसिक उसकी कवर हो चुकी होगी, वो देखेगा तो उसको कंप्लीट ये लेक्चर समझ में आएंगे। वैसे तो इंग्लिश में टोटल 12 टेंसेस हैं जो कि सीएसएस एग्जाम्स के लिए इनफ है। तो चलो देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं डू एंड डज। ठीक है, डू किसके साथ लगता है? डू लगता है आई, यू, वी, दे के साथ। डज लगता है ही, शी, इट के साथ। और सिंगुलर नेम और ये प्लूरल नेम, प्लूरल नेम का मतलब है सलीम और असलम दो नाम होंगे, उसके साथ डू लगेगा। और डज लगेगा सलीम सिर्फ एक नाम के साथ। ये बेसिक पॉइंट्स है, आप देखते जाएं। एग्जाम्पल देखो, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डज ही प्लेस क्रिकेट? तो ही के साथ डज लगा, यू के साथ डू लगा। ये मैं आपको समझाना चाहता था। उसके बाद जो भी 12 टेंसेस हम पढ़ेंगे उसकी स्ट्रक्चर सेम होगी। फॉर्मेशन सेंटेंस बनाने की ये होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा। ये सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर है। ठीक है, 12 सब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर सेम ही है, एक ही है। ये फॉलो करते जाओ। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब कि सिंपल सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे? आई ईट एप्पल, मैंने एप्पल खाया है। उर्दू में इसकी निशानी है, अगर उर्दू में कोई बताए तो है लास्ट में आएगा या हूं आएगा, तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। शी प्लेज अ फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही है। अब देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, ये सिंगुलर पर्सन कहा जाता है, थर्ड सिंगुलर पर्सन इसको कहा जाता है। ठीक है, इनको और इनके साथ वर्ब के साथ एस और ई एस हमेशा लगती है। ये इसकी एक नेचुरली ग्रामर का रूल है। पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम बनाएं तो वो किस तरह से बना सकते हैं? आई यू वी दे के साथ वर्ब और वर्ब की बेसिक फॉर्म लगती है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। देखो मैंने कहा था हूँ या है आए तो समझ लेना है इसका है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। ही शी इट के साथ वर्ब और ई एस जरूर लगता है, जैसे कि ही रीड्स लिखा हुआ है। ये ग्रामर का फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ही रीड्स बुक, शी गोज, ई एस लगी तो स्कूल, वो स्कूल जा रही है। ठीक है, अब इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटीरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है जरूरी। फॉर्मूला डू और डज, सब्जेक्ट वर्ब लगेगा। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होगी, पहले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, बाद में सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है। ठीक है, डू यू प्ले फुटबॉल, लास्ट में ये निशानी, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है? शॉर्ट आंसर अगर आप इसका देखें तो यस आई डू, नो आई डोंट, यस ही डज, नो ही डजंट। इस तरह से लिखे जाते हैं सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के किस तरह से बनते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर लगता है डू डज, फिर लगता है नॉट, फिर लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, आई डू नॉट
या डोंट ईट पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं खाता हूँ। हूँ आएगा या हे आएगा, ये याद रखना है आपको आपकी लैंग्वेज में। शी डज नॉट, डजंट ईट पिज्जा, या डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं, सेम मीनिंग है। जब हम ऐसे राइटिंग लिखते हैं इंग्लिश में तो रिटन में हम डज नॉट यूज करते हैं, स्पीकिंग में डोंट या डजंट यूज करते हैं, यही फर्क होता है। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस आज का। ठीक है, कल हम पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चल पाकिस्तान का सिलेबस देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज देखेंगे। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध, मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला कब किया? ये 712 में किया था। अगर इसकी फुल हिस्ट्री देखनी है तो वो भी वीडियो ध्रुव के स्टाइल में मैंने बनाया था। नंबर 2 पे एमसीक्यूज आता है, हु ऑर्डर द इन्वेंशन ऑफ सिंध, किसने ऑर्डर किया मोहम्मद बिन कासिम को कि जाओ सिंध पर हमला करो, अटैक करो? हज्जाज बिन यूसुफ ने। ये सारी कहानी मैंने बताई थी। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, ड्यूरिंग हुज कैलिफेट डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध, तो उमैया डायनास्टी एक बहुत बड़ी डायनास्टी थी, वो मुसलमानों की डायनास्टी थी। तो उस दौर में मुसलमानों का जो खलीफा था वो वलीद बिन अब्दुल मालिक था जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया। तो ये एमसीक्यूज राइट है, ये ध्यान में रखना है, ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। नंबर 4 पर एमसीक्यूज आता है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ राजा दायर, राजा दायर का सल्तनत का बादशाह का एक कैपिटल होता है, जैसे कि आज पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, इंडिया का दिल्ली है, तो ऐसे उन बादशाहों के कैपिटल्स होते थे। अलोर या अरोड़ आप बोल सकते हैं, जो कि सखर के नियर है, अभी रोड़ी के करीब है, वो कैपिटल था राजा दायर का। ठीक है, 5 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हु वाज द हिंदू रूलर ऑफ द सिंध एट द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया तो उस टाइम पर सिंध का हुक्मरान कौन था? राजा दायर हुक्मरान था सिंध का। अभी चलते हैं इस्लामिक स्टडी की तरफ। इस्लामिक स्टडी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो सिलेबस आप साथ में रखें क्योंकि सीएसएस पीएमएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो होंगे वो ही डिस्कस करेंगे। 25 पैगंबर जिनका कुरान पाक में जिक्र है वो भी पढ़ेंगे सीएसएस के लिए। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुरान में किस सूरह में जिक्र है? सबसे पहले आया है सूरह बकरा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ये मैंने उर्दू में लिखा है क्योंकि सीएसएस के एग्जाम में इस्लामिक स्टडी का उर्दू में भी पेपर आता है। बस आपको याद करने हैं एमसीक्यूज, कौन सा वाक्या कहाँ पर मौजूद है। तो कल मैं इंग्लिश में दूंगा इस्लामिक स्टडी भी। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुरान में कितनी बार कितनी दफा जिक्र हुआ है? 25 बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में जिक्र है। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल था सफीउल्लाह। ठीक है, ये टाइटल्स पैगंबरों के पूछे जाते हैं एग्जाम में, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। चौथे नंबर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर कितनी सुहाफ डिवाइन स्क्रिप्चर्स नाजिल हुई थी? ये सफ़िये होते हैं, एक किस्म के पेज होते हैं, जैसे कि कुरान पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, उसी तरीके से ये पेज होते थे जो कि जिसको सफ़िया कहा जाता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ये कितने नाजिल हुए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर 15 सफ़िये नाजिल हुए थे। आगे चलते हैं, 5वें नंबर पर एमसीक्यू है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था शीश अलैहिस्सलाम? तो 130 साल का था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सिलेबस को देखो आप, जनरल साइंस के पोर्शन को, जिसमें फिजिकल साइंस आती है। फिजिकल साइंस में यूनिवर्सल बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सी से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है, द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कायनात किस तरह से वजूद में आई, किस तरह से ये कायनात ये दुनिया बनी। वो बहुत सारी थ्योरी हैं जो बताती हैं कि कायनात किस तरह से वजूद में आई। तो बी आंसर राइट है, बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चलता है कि कायनात कैसे बनी थी।
नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है बिग बैंग थ्योरी अकर्ड अप्रोक्सीमेटली। ये बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी? ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, जिसकी बाद ये कायनात वजूद में आई थी। नंबर 3, एडविन हबल इज फेमस फॉर डिस्कवरिंग। एडविन हबल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इसने क्या डिस्कवर किया था जिसके लिए फेमस है? इसने ब्लैक होल को डिस्कवर किया था। ब्लैक होल इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है एविडेंस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी इंक्लूड्स। बिग बैंग थ्योरी का हमें साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी 13 अरब साल पहले? वो पता चला कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कुछ ऐसी रेडिएशन है जो कि स्पेस पर आज भी उसका आवाज गूंज रहा है, जिसकी वजह से पता चला कि बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई थी। तो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, अपने मुताबिक अंदाजे लगाते हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है और लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लाइट ईयर एक मेजरमेंट का, मापतोल का एक यूनिट है, जिस जो कि डिस्टेंस को माप तोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम यूज करते हैं स्केल्स। तो सूरज और धरती के बीच में जो फासला है, ये बहुत बड़ा फासला है। इसको हम किसी और चीज से माप तोल इनकी नहीं कर सकते। इसके लिए ये बड़ी बड़ी चीजों की, प्लैनेट्स की, स्पेस पर कायनात बहुत वसी है, उसको मेजर करने के लिए ये लाइट ईयर का यूनिट है, इससे मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, अभी आप देखो करंट अफेयर का सिलेबस। डोमेस्टिक अफेयर में पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल के एमसीक्यूज। डोमेस्टिक अफेयर में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल आता है। सिलेबस को देखते जाओ। नंबर 1 पर जो एमसीक्यूज है, जो कि सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा करंट अफेयर का, वो लिखा हुआ है। देखो, नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, ये लिखा है आपके सामने। 1 जनवरी 2026 को पंजाब असेंबली ने फेडरल गवर्नमेंट की किस बात पर नाराजगी दिखाई? फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स पोस्ट के इंपॉर्टेंट पोस्ट पर लगा दिए, इसके लिए ये नाराजगी दिखाई गई। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो, पाकिस्तान में 2 लेवल की गवर्नमेंट है। एक है फेडरल, जो कि पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क को चलाती है। दूसरी है प्रोविंस, जैसे कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी, इन सूबों को चलाती है। तो पंजाब ने क्या, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया है, पंजाब के अंदर अपने हाई लेवल की पोस्ट्स पर अपने मिनिस्टर बिठाए, जो कि पंजाब को पसंद नहीं आया। पंजाब के सूबे के और लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि हर प्रोविंस, सूबा अपने अपने लोगों को चुनना चाहता है, अपने हिसाब से रखना चाहता है। तो ये ठीक है, पंजाब को लगा के ये उनके काम में बाहर के लोग भेजे जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज ये है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, यही लिखा है, आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर का जो पॉलिटिकल इशू है करंट अफेयर में, जनवरी 2026 में केपी गवर्नमेंट ने उन लोगों के बारे में क्या कहा जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते? जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, केपी के गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या कहा है, ये आपके सामने लिखा है। केपी के गवर्नमेंट ने कहा, हम उन हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई पाकिस्तान के कानून नहीं मानते तो उसे नेगोशिएशन नहीं करेंगे। हम मिल बैठकर उनसे बातचीत नहीं करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं, उनके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। आंसर लिखा हुआ है। 3rd नंबर पर पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिक इशू कल पढ़ेंगे। विच पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पंजाब हाईलाइटेड फेडरल पॉइंट्स टेंशन इन द अर्ली जनवरी 2026। ये क्या है? जनवरी 2026 में पंजाब में कौन सी बात पे फेडरल पब्लिक और प्रोविंस गवर्नमेंट के दरमियान टेंशन पैदा हुई? ये मैंने पहले एमसीक्यूज बताया। पंजाब असेंबली ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने लोग पंजाब में अपॉइंट किए थे। मतलब पंजाब को लगा उनका हक छीन लिया जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ अपने बिठाएंगे लोग, तो हमारा सूबे के ऊपर तो कोई कंट्रोल रहेगा ही नहीं। इसी तरीके से ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चौथे नंबर पर जो एमसीक्यू आता है वो ये लिखा हुआ है आपके सामने, समझने की कोशिश करें। देखो, आंसर भी लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ता हूं।
जनवरी 2026 के एंड पर बलूचिस्तान में क्या एक्शन हुआ? सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट्स के खिलाफ रेड की और कई मिलिटेंट्स को मार दिया। ये मिलिटेंट का मतलब होता है कि अपने ऑफिसर्स लोग जो कि दहशतगर्दी कुछ भी तरीके से बम धमाके करते हैं, अपने ऑफिसर्स फौजी, अपने ही सिपाही, उनको पकड़ा गया, रेड की गई, छापा लगाया गया, उनको पकड़ा गया। ठीक है। आर्मी ने बुरे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया था, बुरे लोगों को जो कि धमाका कर रहे थे। ये धमाके अभी हुए, इस्लामाबाद में हुए, पंजाब में हुए, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तो ये था ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड रेड किलिंग डजन ऑफ मिलिटेंट्स। अपने ही लोगों को मारा पकड़कर जो कि धमाके में इन्वॉल्व थे, जो कि बाइक्स में धमाके लगे होते हैं, वो करवाते हैं दहशतगर्दी। अब पॉलिटिकल इशू 5 नंबर का आता है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिसर स्टेटमेंट ऑन द 9 जनवरी 2026 रिगार्डिंग अफगानिस्तान। अब देखो, 9 जनवरी 2026 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बारे में क्या कहा था? जवाब, पाकिस्तान ने कहा अगर अफगानिस्तान टेरर मतलब कि ये जो दहशतगर्दी बम धमाके हो रहे हैं रोकने का पक्का वादा करेगा, तभी हम अच्छे रिलेशंस रखेंगे। मतलब पहले सिक्योरिटी टाइट करो, अपनी भी हिफाजत करो। सिक्योरिटी का मतलब है अपनी भी हिफाजत करो, अपने मुल्क की भी, हमारी भी, हमारे मुल्क की भी। बाद में दोस्ती करेंगे, पहले सिक्योरिटी को यकीनी बनाओ। यही लिखा है आंसर में भी। तो दोस्तों, डेली आप इतना पढ़ो, फिर भी आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। ज्यादा टेंशन ना लो, ये इजी है। तो इसी तरीके से डेली हम 5 सब्जेक्ट कवर करेंगे और 5 हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आएंगे। 25 डेली एमसीक्यूज आपके लिए इनफ है, बहुत है। नोट करके याद करें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी जबरदस्त बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।